नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। बहरहाल इन दिनों में अजीत जी, हम लोग जब से चुनाव के नतीजे आए हैं 4 जून को, तब से डाटा माइनिंग का काम कर रहे हैं कि नतीजे कैसे आए, किस रूप में आए, क्यों जीत मिली, क्यों हार मिली। देखिए, मुझे एक वाकया याद है। 1 जून को वोटिंग करने के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए थे इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने, और फिर वे लौटे मतगणना के पहले। उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर कहा कि कम से कम 25 सीटें जीतेंगे इंडिया ब्लॉक। देखिए, और जीती सिर्फ 9 सीटें, एक पप्पू यादव। अब देखिए, कई लोग कहने लगे हैं कि पप्पू यादव तो इधर के ही हैं, कांग्रेस वाले कहने लगे हैं। और खबर यह भी चल रही है कि अमित शाह और नित्यानंद राय ने पप्पू यादव से संपर्क किया है, क्योंकि केंद्र की जो स्थिति है उसमें निर्दलीय सांसदों की अहमियत कितनी बढ़ गई है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। हम और आप तो समझते ही समझते हैं, लेकिन राजनीति का एक सिद्धांत है। राजनीति में यह कहा जाता है कि दरवाजे कभी बंद नहीं रहते हैं, खिड़कियां कभी बंद नहीं होती। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह इसके उदाहरण है, लालू यादव भी उदाहरण है। लेकिन हमने ये देखा, आपने भी महसूस किया, 9 सीटें तो बिहार में इंडिया अलायंस ने जीत ली, क्योंकि अंतिम चरण का जो चुनाव हुआ उनमें 6 सीटें उन्हें हासिल हो गई। यदि पवन सिंह ने खेल नहीं बिगाड़ा होता और उपेंद्र कुशवाहा को हराने की साजिश नहीं रची गई होती, तो शायद ये 9 सीटें भी नहीं होती। लेकिन तेजस्वी यादव का बवंडर और तेजस्वी यादव की जिद, देखिए, ये भी कहा गया है कि जिद बुरी बला है, और राजनीति में तो और भी ज्यादा खराब है। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से यह ठान लिया, यह तान दिया कि हमें पप्पू यादव को बर्बाद कर देना है, पप्पू यादव को वहां पहुंचा देना है जहां वो किसी घाट का पानी न पी सके। और परिणाम क्या निकला और क्या क्या साजिशें हुई। पप्पू यादव ने लालू यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव के साथ उस रात को नाइट वॉक हुआ, और अगले दिन उन्होंने दिल्ली में जाकर पार्टी का विलय कर दिया। इसके बाद तो हंगामा ही खड़ा हो गया, चाहे बिहार कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो। बात यह होने लगी कि यदि पप्पू यादव को कांग्रेस का टिकट दिया गया तो गठबंधन टूट सकता है, और तमाम सारी बातें हुई। लेकिन इसके बाद भी पप्पू यादव चुनाव लड़े और पप्पू यादव ने जीत हासिल की। बड़ी बात यह नहीं है कि पप्पू यादव ने जीत हासिल कर ली तमाम विरोधों के बाद भी। नरेंद्र मोदी उन्हें हराने को गए, नीतीश कुमार गए, तेजस्वी यादव ने वहां कई दिनों तक डेरा जमाए रखा, वहीं से उनका हेलीकॉप्टर यहां वहां उड़ता रहा। पूर्णिया का मेफेयर होटल, वहां आरजेडी के करीब 40 विधायक कैंप किए रहे, और परिणाम क्या निकला? पप्पू यादव की जीत। देखिए, पप्पू यादव की जीत को यदि हम ये कहें कि उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को 23,847 मतों से चुनाव हराया है, तो ये छोटी बात होगी। कहा यह जाना चाहिए, और बिहार की राजनीति का जो संदर्भ है इसके भीतर ही है, कि पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव, लालू यादव के उम्मीदवार बीमा भारती को 5,43,709 मतों से हराया है, 5,43,000, और बीमा भारती को मात्र 27,120 मत प्राप्त। तो देखिए, पप्पू ने जीत दर्ज कर दी, लेकिन परिणाम क्या निकला? तेजस्वी बड़ी जीत दर्ज कर सकते थे। 2014 भी हमें और आपको याद है, आप विस्तार से बताएंगे किस तरीके से मोदी लहर में, चाहे पूर्णिया हो, चाहे कटिहार हो, अररिया हो, किशनगंज हो, बांका हो, भागलपुर हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, बीजेपी का खाता नहीं खुला था। पूर्णिया में जेडीयू भले जीत गई थी, नीतीश कुमार अकेले लड़ रहे थे, और उस वक्त लालू यादव ने तगड़ी घेराबंदी की थी। पप्पू यादव को साथ किया था, तस्लीमुद्दीन को साथ किया था, तारिक अनवर को साथ किया था, बुलो मंडल को साथ किया था, जयप्रकाश नारायण यादव को साथ किया था। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव की जिद, लालू यादव की जिद, पप्पू को बर्बाद कर दो, मिटा दो। तो पप्पू को तो नहीं मिटा पाए, लेकिन मिट गए,
पूरा कोसी, पूरा सीमांचल, पूरा मिथिलांचल साफ हो गया। हम ये नहीं कहते कि पप्पू आ जाते, पप्पू कांग्रेस के उम्मीदवार रहते तो सारी सीटें इंडिया ब्लॉक जीत ही लेती, लेकिन हाँ संभावनाएं थी। अररिया में तो कम से कम आप 20,000 मतों के अंतर से चुनाव नहीं हारते, 20,000 मतों के अंतर से चुनाव हारे, क्योंकि एक संदेशा गया ना कि यादव का मतलब सिर्फ लालू यादव की फैमिली, पप्पू यादव नेता बन रहे हैं तो उन्हें रोक दो। तो ये जिद जिसने तेजस्वी यादव को डुबो दिया, इंडिया ब्लॉक को डुबो दिया, आप इसे किस रूप में अजीत जी समझते हैं? देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग इसी रूप में, जिस रूप में आप कह रहे हैं, नतीजों को इस रूप में देखने की भी जरूरत है निश्चित रूप से। क्योंकि हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं, कल हम लोगों ने चर्चा की कि नीतीश कुमार किस तरह से अपनी जिद में कुछ सीट हार गए। बिल्कुल, वो नीतीश कुमार की भी जिद थी, हालांकि उस जिद के पीछे कुछ पॉलिटिकल कारण थे, और वो भी हम लोगों ने कल एनालाइज किया कि जहानाबाद में वो क्या सोच रहे थे और पूर्णिया में क्या सोच रहे थे। तो उनका एक सोच थी उसके पीछे, ऐसा नहीं था कि कोई उन्होंने किसी से दुश्मनी निकालनी थी या किसी से बदला लेना था या कोई निजी इंटरेस्ट था। उनका बड़ा पॉलिटिकल इंटरेस्ट था। वो जो अत्यंत पिछड़ी जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, जो कुशवाहा की पॉलिटिक्स करते हैं, वो उस एक पॉलिटिक्स का ब्रॉडर पार्ट था, जिस पार्ट में वो गलत साबित हुए। हो सकता है कि उनको पता भी हो कि हम हार जाएंगे, तब भी उन्होंने वो दाव खेला था, चूंकि एक उससे बड़ी बड़ी राजनीति वो साध रहे थे, और बड़ी राजनीति सध भी गई। आप देखिए, उन्होंने अत्यंत पिछड़ा और जो कुशवाहा का दाव खेला सीमांचल और कोसी के इलाके में, तो उधर बाकी सीटें तो वो जीते ही। तो वो उनका एक बड़ा सोच समझ के किया हुआ दाव था। उसके मुकाबले अगर आरजेडी को देखें हम, तो आरजेडी ने कई गलतियां की, जिसमें सबसे बड़ी गलती ये पप्पू यादव वाली थी। कई गलतियां हुई हैं आरजेडी से। अगर आरजेडी ने जो सीटें गंवाई हैं, आरजेडी की ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसको सिर्फ 4 सीटें मिले। आज आपने ही अखबार में आपने हमको भी कटिंग भेजी वहां से, पटना से, और आपने देखा कि कैसे जो इंडिया ब्लॉक है उसके वोट में 8% से ज्यादा इजाफा हुआ है, और जो एनडीए है उसके वोट में 9% से ज्यादा की कमी आई है। जो 54% पर था इंडिया ब्लॉक, वो घट के 45% पर आ गया। तो ये एक, अगर 8% वोट बढ़ रहा था इंडिया ब्लॉक का, इसका मतलब बिहार के लोग वोट डाल रहे थे, बीजेपी जेडीयू को छोड़ रहे थे, एक कम से कम कोई एक तबका। तो उसको आप कहां कैपिटलाइज कर पाए, आप कहां उससे अपनी सीटें बढ़ा पाए। जबकि अगर होशियारी से काम किया रहता तेजस्वी यादव ने, तो ये जो आज 4 का फिगर है, वो हो सकता है 8 का फिगर होता, हो सकता है 10 का भी फिगर होगा। आप आरजेडी की सीटें हो सकता है आप 2.5 में भी पहुंचा देते। लेकिन ये चूंकि जिस तरह का एक माहौल था, और वो माहौल ये इस ट्रेंड में दिख ही रहा है कि 9% वोट कम हुआ है एनडीए का, तो वो लाभ नहीं मिला। इसलिए क्योंकि आपने एक बहुत छोटी जिद पकड़ ली, आप निजी बदला, निजी खुन्नस निकालने लगे पप्पू यादव से, जिसका असर बहुत बड़ा हो गया। आप निजी खुन्नस निकाल रहे थे, लेकिन उसका मैसेज दूसरा हो गया। जो आपने कहा वो मैसेज हो गया कि यादव का मतलब सिर्फ पप्पू यादव का परिवार है। 2 बार हारने के बाद लालू यादव का परिवार है। 2 बार हारने के बाद आप मीसा भारती को भी लड़ा रहे हैं, आप वहां से रोहिणी आचार्य को भी लड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं ही, तेज प्रताप भी मंत्री होते ही हैं, राबड़ी देवी भी हैं, मतलब उस परिवार से सब लोग हो, और आपको पप्पू यादव को कुछ नहीं मिले या राजबल्लभ यादव को कुछ नहीं मिले। तो ये एक मैसेज हुआ, ये जो पूर्णिया में हुआ। अच्छा, पूर्णिया में अगर पहले दिन जब पप्पू यादव आए दिल्ली और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया कांग्रेस में, उसके एक रात पहले जिसका किस्सा आपने बताया, जब वो मिले थे लालू यादव से और तेजस्वी यादव से, अगर वो लोग सवेरे उठ करके उन लोगों ने ये क्लैरिफाई कर दिया होता कि नहीं, हम कांग्रेस में मर्ज करेंगे, तो हम लोग को ये बात पसंद नहीं है, या पप्पू यादव हमारे साथ हैं आरजेडी में, या पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी में न मर्ज करें, ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। जब पप्पू यादव ने मर्ज कर दिया, तब माना यही गया, हमने भी माना। दिल्ली में उस दिन हमने कई चैनल्स पर लंबा उसको इंटरव्यू किया, लंबा हमने उसको एनालाइज किया पूरे सीमांचल के इलाके को, और ये कहा कि पप्पू यादव के आने की वजह से ये गेम चेंजर है, पप्पू यादव का आना है इंडिया ब्लॉक के लिए। तब तक हमने भी माना कि लालू यादव और तेजस्वी की सहमति से ही उन्होंने पार्टी मर्ज की है। तो ये कहीं इन लोगों ने क्लियर नहीं किया कि हमारी सहमति नहीं है, और उसके बाद अचानक आप इस जिद पर अड़ गए कि उनको टिकट नहीं देना है। तो हमने जैसे कल कहा कि वो एक विक्टिम हो गए। आपने, आपकी जिद ने, आपकी गलतियों ने उनको एक विक्टिम बना दिया। इतने पर भी आप चुप नहीं बैठे, आप वहां 40 एमएलए आपने बिठा दिए, आपने ये ठान लिया कि किसी तरह से इनको हराना है, और एक बड़ा ब्लंडर जो किया, जो कार्डिनल सिन जिसको बोलते हैं, जिसको बड़ा अपराध पाप माना जाएगा, आपने वो काम किया। आपने कहा कि
हमको अगर आप बीमा भारती को वोट नहीं देंगे तो आप एनडीए को जिता दीजिए। ये बिल्कुल आप जिस बिल्कुल। कॉज के लिए लड़ रहे थे उस कॉज के नजर में ये पाप माना जाएगा। पूरा इंडिया ब्लॉक 28-26 पार्टियां मिलकर के बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, और आप वहां खड़े होकर के कह रहे हैं कि पप्पू यादव को हराने के लिए हमारा लक्ष्य पप्पू यादव को हराना है, चाहे बेशक बीजेपी जीत जाए। तो जो मुसलमान मतदाता भी है या जो सेकुलर मतदाता है या जो एंटी बीजेपी वोट है, उसमें आपने मैसेज दिया कि आपका कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, आपका कोई वैचारिक कमिटमेंट नहीं है। तो ये तो बड़ी चीज होती है, ये तो विचारधारा की लड़ाई हो रही थी। इस बार की लड़ाई परिणाम क्या निकला? 40 विधायक आपने बैठाए, खुद बैठे रहे, मुकेश सहनी बैठे रहे, सब कुछ खोल दिया, रोड शो किया और 27,120 वोट है, वही क्या 27,000 वोट है। क्या आपकी ताकत थी, क्या आपके विधायकों की पहचान थी, क्या आपके सांसदों की पहचान थी? मनोज झा बैठे रहे, और ये 27,120 मत मेरे हिसाब से आरजेडी के मत नहीं है, बीमा भारती का कुछ तो रिश्ता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बीमा भारती इसमें 10,000 मत आप बीमा भारती का भी मान सकते हैं, 17,000 मत ही आप पीछे हैं। वही बीमा भारती और उनके पति का अपना जो होल्ड है, अपना जो नेटवर्क है पर्सनल, उससे उन लोगों को वोट मिल गए। कुछ 27,000 वोट कोई वोट थोड़े होता है। वहां जितना वोट पड़ा है उसमें आपको अपना जमानत बचाने के लिए भी 1.25 लाख वोट चाहिए होता है। अब 1 लाख वोट से जमानत जब्त हुई। तो ये दूसरे चरण का मतदान था, पूर्णिया में दूसरे चरण में पोलिंग हुई थी। और उस समय से जो आपने उस प्रचार में कहा कि एनडीए आपका, आपने जो अपना वैचारिक जो क्षरण हुआ आपका, जो आप वैचारिक ऊंचाई से गिरे नीचे, उसका नुकसान अगले 4 चरण में हुआ। आरजेडी लगातार हारती गई, उसके बाद कोई सीट आप नहीं जीते, एक सीट सिंपल आपको, आप लगातार हारते गए हर जगह। क्योंकि जो भी एंटी बीजेपी वोट है उसको लगा कि आप तो कमिटेड है नहीं अपने उस वोट के लिए, और कास्ट का भी मतलब आपके लिए सिर्फ परिवार है अपना। तो ये मैसेज हुआ, इसका बड़ा मैसेज हुआ। आपका काम छोटा था, मैसेज उसका बहुत बड़ा हो गया। तो पप्पू यादव तो जीते ही। बात ये भी थी कि यदि आप पप्पू यादव को काटना चाहते थे, पप्पू यादव को खत्म करना चाहते थे, तो आपने राजनीति की पाठशाला में जन्म लिया है, लालू यादव की पाठशाला में। आपने यह भी नहीं समझा कि लड़ने के लिए हमारे पास अस्त्र शस्त्र क्या है। आपके पास सीमांचल और कोसी में कोई अस्त्र शस्त्र था ही नहीं। पप्पू यादव के खिलाफ लड़ने के लिए भी आपको बीमा भारती इंपोर्ट करना पड़ा जेडीयू से, क्योंकि वह सरकार गिराने में आपकी मदद कर रही थी। और देखिए स्थिति परिस्थिति क्या होगी कि आपको मधेपुरा और सुपौल में उम्मीदवार तलाशने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी। आप कह रहे थे कि हमने प्रयोग किया है कि चंद्रहास चौपाल को, एक दलित को, एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ा रहे हैं। यह प्रयोग नहीं था, मजबूरी थी आपकी। मधेपुरा रोम पोप का, मधेपुरा गोप का आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। तो आपने पटना में पढ़ाने वाले एक शिक्षक को वहां जाकर चुनाव मैदान में खड़ा करा दिया, और जिस दिन नामांकन की सभा हुई थी उस दिन ही तेजस्वी यादव को पता था कि नतीजा क्या आने वाला है, जबकि सभी जानते थे कि दिनेश चंद्र यादव के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि पूछिए मत। दिलकेश्वर कामत के खिलाफ भी गुस्सा है लोग, लेकिन आपके पास न कोई उम्मीदवार था, न आपके पास कोई सिपाही था। और यदि पप्पू यादव होते तो मैं ये नहीं कह रहा कि पप्पू यादव आपको जिता देते, लेकिन अररिया में 20,000 मतों से चुनाव तो आप नहीं हारते। इतनी ताकत तो थी। आपके शत्रुघ्न मंडल वहां खड़े हो गए, आप ही की पार्टी के 13,746 मत ले आए। तो ये जो स्थिति और परिस्थिति, फिर आप देखिए क्या क्या आपने भागलपुर में देखा। आपने सोचा बीमा भारती को ले आएंगे तो वहां फायदा मिल जाएगा, वे बुलो मंडल को तोड़कर ले आए, बुलो मंडल को ले आए। तो आपके पास कोई समीकरण ही नहीं था, और जिद सिर्फ यह थी कि पप्पू यादव को खत्म कर देना। और देखिए पप्पू यादव के आने का फायदा किसको मिल गया? किशनगंज में डॉक्टर मोहम्मद जावेद को, और कटिहार में तारिक अनवर मिला। कटिहार में तारिक अनवर को मिला। और यह तो कहिए राहुल गांधी की सदा मतलब सहृदयता है कि चाहे आप जितना चाहते रहे, वे पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करने को नहीं गए। लेकिन आपने अपना तो डुबा लिया ना, नहीं तो ये नतीजा कम से कम 9 नहीं, ये 17 होता। यदि 2014 याद करें, बांका, भागलपुर, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सारी सीटें कटिहार आपकी होती। अजीत जी,
ये जो वैचारिक जो एक हमने जो बात हम कह रहे थे कि एक जो आप इनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता गलत हो गई। उस समय ये लगा कि आप एनडीए को भी जिता सकते हैं अपना निजी बदला किसी से निकालने के लिए, पप्पू यादव से अपना निजी बदला निकालने के लिए आप बीजेपी को भी जितवा सकते हैं। अररिया इसलिए हार गए। अररिया में हम लोग मान रहे थे कि अररिया में इस बार यादव वोट करेगा तस्लीमुद्दीन के बेटे। ये सब हम लोग चर्चा भी करते रहे लगातार कि तस्लीमुद्दीन के बेटे को इस बार वोट मिलेगा, यादव एक पैर पर आरजेडी के साथ खड़ा होगा। लेकिन जैसे ही आपने ये मैसेज किया कि बगल की सीट पर पूर्णिया में बेशक बीजेपी जीत जाए, तो अररिया के यादवों ने भी ये मैसेज पकड़ा कि फिर क्यों हम बीजेपी नहीं जिताएं यहाँ, हम क्यों फिर तस्लीमुद्दीन को, जब आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, जब आपका कोई आप इस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस आधार पर कैंपेन कर रहे हैं कि पप्पू यादव को हराना है, बेशक बीजेपी भी जीत जाए, तो अररिया में भी हम क्यों नहीं बीजेपी को जिता दें। तो यादव चलेगा बीजेपी की तरफ और बीजेपी जीत गई। वहां जो एक जीती हुई सीट थी, कोई इसमें संदेह नहीं था कि अररिया सीट आरजेडी जीत जाती। लेकिन आपने एक बड़ी गलती की, ब्लंडर किया, उसका असर पूरे प्रदेश में हुआ। उसको हम लोग फिर और एलोबरेट करके और विस्तार से बात करेंगे। अगर सिर्फ पप्पू यादव के असर की बात करें तो पप्पू यादव का इतना असर तो था कि अररिया में आपको 25-30 हजार वोट का बंदोबस्त तो करा देते। अररिया तो ऐसे जिता देते आपको। जो एक बड़ा मैसेज गया, वो बड़ा मैसेज तो अलग है, लेकिन पप्पू यादव तो अररिया जिता ही देते उनके। आप अगर वो लड़ रहे होते वहां कांग्रेस के टिकट पर, तो अररिया जीत जाते, अररिया नहीं हारते। दूसरी बात जो आपने कही दिलकेश्वर कामत के खिलाफ, आप कामेश्वर चौपाल को लड़ाने की बात हो, या दिनेश चंद्र यादव के खिलाफ चंद्रहास को उनको लड़ाने की बात हो, कुमार चंद्रदीप को, उन दोनों सीटों से पप्पू यादव का असर उन दोनों सीटों पर है। मधेपुरा से तो खुद ही सांसद रहे हैं और सुपौल से उनकी पत्नी भी सांसद रही है। और तो पिछली बार भी जब पप्पू यादव अकेले लड़े, किसी पार्टी का समर्थन नहीं था, हार गए, लेकिन 1 लाख मत मधेपुरा से 1 लाख वोट ले आए थे। और उनकी पत्नी रंजीता रंजन सांसद रही और पिछले बार भी चुनाव मजबूती से लड़ी थी। किसी की मदद आपने नहीं ली। हाँ, तो वही आप इनकी एक मदद होती है आपको। जो माहौल बना था, एक माहौल बना था, देखिए अपवर्ड स्विंग है, हम लोग देख रहे हैं 9% का स्विंग बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। और हम लोग लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि आरजेडी का अलायंस जो है 23%, 22% के स्विंग को कैसे दूर करेगा। तो 9% का स्विंग तो अभी दिख रहा है। अगर आपका सीमांचल, कोशी और जो बार बार जो आपने चर्चा की और जिस पर हम लोग 2014 का नतीजों पर पहले भी बात कर चुके हैं, ये पूरा इलाका जो उस समय यूपीए था, इंडिया ब्लॉक नहीं था, उस यूपीए के खाते में गया था। यहीं पर सारी जीत मिली थी। 32 सीटें तो एनडीए ने जीत ली थी और नीतीश कुमार को 2 सीटें मिली थी। बाकी जो सीटें मिली यूपीए को, वो इसी इलाके से मिली थी। बिल्कुल। तो बार बार अब बांका, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर, मधेपुरा, यही सीटें तो थी। अररिया ये सीटें थी, मिली हुई थी। ये सीटें इस बार भी मिल सकती थी। खैर वो किशनगंज और वो कटिहार तो जीत गए, क्योंकि वो पप्पू यादव का एक समर्थन, बेशक उनको आपने साथ नहीं दिया, इंडिया ब्लॉक ने साथ नहीं दिया, राहुल गांधी ने जरूर पार्टी से नहीं निकाला, उनको कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये मैसेज था कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ है। तो इंडिया ब्लॉक के साथ होने का एक असर जो है, एक फायदा मिल गया किशनगंज में डॉक्टर मोहम्मद जावेद को और तारिक अनवर को। लेकिन अगर वो सचमुच होते, इंडिया ब्लॉक के टिकट पर चुनाव लड़ रहे होते, कांग्रेस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे होते, तो ये सीमांचल का, कोशी का और मिथिलांचल का, ये जो पूरा इलाका जो मजबूत असर वाला इलाका है, जहां यादव भी बड़ी संख्या में है, मुस्लिम भी बड़ी संख्या में है, अन्य पिछड़ी जातियां भी हैं, जिनका एक रुझान इस बार वो जो खूंटे से बंधा हुआ नहीं दिख रहा था, वो वोट भी है यहाँ। वो सारे वोट आपको मिल सकते थे। आप बांका भी जीत सकते थे, आप अररिया जीत सकते थे, सुपौल, मधेपुरा तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि अंतर बड़ा है वहां, लेकिन और कई सीटें थी। भागलपुर में आप कुछ वहां अगर इस तरह का आपने पहले से दाव नहीं किया होता, बुलो मंडल को आप रोकते, आपकी पार्टी के एमपी थे, वो रहे हैं एमपी वहां से। आप झंझारपुर देखते, मतलब पूरा मिथिलांचल, सीमांचल, कोशी का जो इलाका खाली हुआ, उसमें गलतियां कई हुई हैं, जिसमें एक बड़ी गलती पप्पू यादव वाली थी। पप्पू यादव को निपटाने के चक्कर में आपने बड़ा एक ब्लंडर किया, वैचारिक अपनी प्रतिबद्धता के साथ आपने धोखा किया, उसका एक कार्डिनल सिन हुआ, वो पाप किया आपने, और सब जगह साफ हो गए। जो आपने कहा कि आखिरी चरण में 6 सीटें जाकर के मिली, जिससे संख्या 9 पहुंची, नहीं, वो आखिरी चरण में भी कई कारण हो गए, उसमें आपकी कोई योग्यता नहीं है, कोई होशियारी आपकी नहीं है। तेजस्वी यादव और लालू यादव चाहे जितने भी बढ़िया गेम सजाने वाले हो, जितने बड़े रणनीतिकार हो, काराकाट का इफेक्ट हुआ पवन सिंह का, सारण में गोली चलने और चंदन यादव की मौत का फैक्टर हुआ, और आखिरी, और ये फैक्टर हुआ प्रधानमंत्री का ये कहना कि हेलीकॉप्टर का चक्कर रुकेगा तो तेजस्वी जेल जाएंगे। ये 2-3 चीजें हुई, दूसरी तरफ से गलतियां हुई, और उस गलती का आपको फायदा मिला।
तो ये कोई रणनीति है? आप देखिए अजीत जी, यदि पप्पू कांग्रेस के उम्मीदवार होते तो आज कांग्रेस सेंचुरी मार गई होती, जो 98 अच्छा, 99%। ये बात हम बताना भूल गए। यहाँ दिल्ली में चर्चा, हम अभी आ रहे हैं, ये अच्छे कांग्रेस के लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि हमारा 100 तो हो ही जाएगा। हमने पूछा कि 100 किसे हो जाएगा, तो पप्पू यादव आ जाएंगे और एक विशाल पाटिल जीते हैं सांगली से, वसंत दादा पाटिल के पोते हैं, वो बड़े कांग्रेस के लीडर थे, तो सांगली से विशाल पाटिल निर्दलीय जीते हैं। तो उन लोगों का गणित ये है कि राहुल गांधी एक सीट छोड़ेंगे वायनाड और रायबरेली में से, तो फिर 99 से हमारा 98 हो जाएगा, लेकिन पप्पू यादव और विशाल पाटिल आ जाएंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, हमारी सेंचुरी हो जाएगी। ये कांग्रेस यहाँ दिल्ली में सोच के बैठी हुई है, अब क्या होगा वो आप बताइए। नहीं, अब देखिए सोच के बैठी हुई है। चलिए देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो पप्पू यादव को कह भी सकते हैं, लेकिन आप कह रहे थे, तेजस्वी कह रहे थे, लालू कह रहे थे कि वो बीजेपी की बी टीम है। ठीक है, चलिए, लेकिन जिस तरीके से आपने परेशान किया, कांग्रेस का हक तो बोलने का बनता भी है? आप तो चाहते थे कांग्रेस पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल दे। जिस तरीके से अमित शाह और नित्यानंद राय संपर्क में है, और जिस तरीके से दिल्ली में प्रत्येक सांसद की कीमत बढ़ी हुई है, जरूरत बढ़ी हुई है, आज यदि पप्पू यादव यदि बीजेपी के साथ चले ही जाते हैं, तो तेजस्वी यादव और लालू यादव क्या कहेंगे, क्या कह पाएंगे? या बिहार का कोई कांग्रेस का नेता कह पाएगा? आपको कहने का क्या अधिकार मिल जाता है? आपने तो हराने के लिए हर कोशिश की, तो आपको तो कोई अधिकार मिलता नहीं है। आप सबसे, हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अब तो पप्पू यादव आजाद है। पप्पू यादव को जिन्होंने मत दिया वे कह सकते हैं, लेकिन पप्पू यादव को मत देने वाले वैसे लोग भी हैं जो यह नारा लगा रहे थे, दिल्ली में मोदी और पूर्णिया में पप्पू। तो ऐसे लोगों का वोट मिला है, उसके बिना तो नहीं जीत सकते थे, क्योंकि वैसे उस वोट के बिना तो नहीं जीत सकते थे। वो वोट ही उनको, हम लोग बार बार चर्चा करते रहे कि हर वर्ग का वोट उनको मिल रहा है। देखिए, अब ये भी गणित हमने सुना आज ही, नेशनल मीडिया सेंटर में भी और प्रेस क्लब में भी, सब जगह इस बात की चर्चा हो रही थी कि मान लीजिए कि पप्पू यादव आज तो एकदम गले लगा लेंगे उनको, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों, पप्पू यादव को, और अगर उनकी पत्नी भी राज्यसभा से रिजाइन कर दें तो क्या दिक्कत है? छत्तीसगढ़ में बीजेपी का राज है, वापस उनको राज्यसभा वहां से दे सकती है बीजेपी। भाई आप रिजाइन करिए, वापस बीजेपी से चले जाइए और आप भी शामिल हो जाइए और एक आदमी केंद्र में मंत्री बन जाइए। तो ये फॉर्मूला अगर बनाना चाहे बीजेपी और चले जाए पप्पू यादव, तो कौन कहेगा कि आप गलत कर रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों ने गलत किया है वो कैसे उनसे सवाल पूछ सकते हैं? जिन लोगों ने उनको हरवाने की कोशिश की, करियर समाप्त करने की कोशिश की, जिन लोगों ने इतना मेहनत करके उन्होंने अपनी पार्टी जमाई थी, उस पार्टी को वोट जो मिले, पूरा बिहार प्रदेश जान रहा था जन अधिकार पार्टी को, चारों तरफ जाप के बैनर पोस्टर लगे होते थे, वो पार्टी उन्होंने मर्ज कर दी और उसके बाद उनको खत्म करने की कोशिश हुई। तो अगर वो आज कोई भी डिसीजन लेंगे तो कोई सवाल नहीं उठा सकता, और उनके क्षेत्र की जनता भी खुश होगी, उनके क्षेत्र की जनता भी उनसे बहुत नाराज नहीं होगी। लेकिन ये तो उनका अपना कमिटमेंट है, अपनी प्रतिबद्धता है, जो चुनाव के बाद भी वो इंडिया ब्लॉक के लोगों के लिए काम करते रहे, उनके लिए वोट की, लालू यादव की बेटियों के लिए वोट मांगते रहे। लेकिन लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने जो ब्लंडर पूर्णिया में किया, उसका मैसेज पूरे बिहार में गया, और ये ब्लंडर पहला दूसरा से लेकर के छठे चरण तक कितना नुकसान हुआ है पूरे इंडिया ब्लॉक को, उसकी गणना नहीं हो सकती। एक एक सीट पर इसका एनालिसिस हो सकता है कि आपने जो शुरुआत में ही पहले कौर में जो मक्की निकली, उसका क्या नुकसान हुआ है। बाद का चरण तो ठीक है, 7वां चरण आपका ठीक हो गया, 6 सीटें आ गई, कांग्रेस को अपनी 2 सीटें आ जाती, कांग्रेस की सीट में कोई दिक्कत नहीं थी, कटिहार और किशनगंज हम लोग पहले से कह रहे थे कि वो सीटें आ जाती। तो उसके बाद क्या मिला हाथ आपको? बाकी तो सारी सीटें बाद में ही मिली हैं। और देखिए दूसरी गलती, बड़ी दूसरी गलती, देखिए राजनीति में झुका कैसे जाता है, यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कोई सीखे। जब लोकसभा चुनाव में समझ में आ गया कि बगैर नीतीश हम बिहार नहीं फतह कर सकते हैं, तो कैसे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार झुक गए। तमाम नेता कहते रहे कि ठीक है, जेडीयू के साथ सरकार बने, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, सीएम नहीं बने। लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्योंकि एक एक सीट का हिसाब। ठीक है, धोखा अमित शाह खा गए, नरेंद्र मोदी खा गए यूपी में। यह कैसे हुआ वो सोच रहे होंगे कि वाराणसी में भी वोट कम हो गया, अयोध्या में, फैजाबाद में हार गए। क्यों हार गए? लोग कह रहे हैं कि भाई वहां के स्थानीय लोग भगाए जा रहे थे, बाहर के लोग आ रहे थे। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव की दूसरी गलती, आपको झुकना सीखना होगा। क्या सिवान की सीट आप नहीं जीत सकते थे? आपको सिवान का तापमान पता नहीं चला? शहाबुद्दीन से तेजस्वी यादव के पिताजी लालू यादव के रिश्ते क्या थे?
लालू यादव के विधायकों को जब तोड़ने की कोशिश नीतीश कुमार ने की थी तो मुजफ्फरपुर जेल में बंद शहाबुद्दीन ने सरकार कैसे बचाई थी? इसे भूल गए थे? खैर, यदि इसे भूल भी गए थे तो सिवान में माइनस हिना साहब, आपके पास क्या प्लान था? और जो नतीजे हैं वो इस बात के संकेतक हैं कि आप जानबूझकर सिवान सीट हारे क्योंकि आपको हिना साहब को चुनाव हराना था। विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा, जेडीयू की प्रत्याशी, जो वायरल हो गई क्योंकि उन्हें एमपी का मतलब भी नहीं पता, वह चुनाव जीत गई। तो आप देखिए, और हिना साहब का इफेक्ट देखिए। जब हिना साहब चुनाव लड़ने की बात कर रही थी शुरुआत में, तो उनके लोगों से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने यह सोचकर चुनाव लड़ने का प्लान नहीं किया था कि हम जीत ही जाएंगे। यह तो बाद में लगने लगा कि हाँ, हम जीत सकते हैं। हाँ, उनका प्लान यह था कि इस बार लड़ना है क्योंकि इस परिवार ने मेरे साथ ठीक नहीं किया है और 2025 में इन्हें दिखा देना है। तो 2025 में दिखा देने की बात भी और यह प्लान भी तभी तय कर लिया गया था। अब परिणाम देखिए कि विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा 3,86,508 मत लाकर चुनाव जीत गए और हिना साहब को 2,39,651 मत मिले दूसरे नंबर पर। आपने अवध बिहारी चौधरी को वहां खड़ा किया और उन्हें 2,93,000 नहीं, माफ कीजिएगा, तो वहां उन्हें भी ठीक ठाक मत मिला, करीब करीब 2 लाख के करीब मत मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने वहां की सीट, यदि हम हिना साहब और अवध बिहारी चौधरी के मत को जोड़ देते हैं तो वहां भी इंडिया ब्लॉक की जीत होती। लेकिन आपकी एक गलती ले डूबी और इसका असर कई लोकसभा क्षेत्रों में। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जीत हार में, मैं छपरा में देख रहा था, मैं महाराजगंज में देख रहा था कि मुसलमान इंडिया ब्लॉक के साथ थे, लेकिन उनके मन में कसक थी कि शहाबुद्दीन की उपेक्षा इस परिवार ने की है। गोपालगंज में कसक थी। तो मतदाताओं में मतदान का बहुत उत्साह नहीं था, यह बात हमने महसूस की थी छपरा में, महाराजगंज में और गोपालगंज में। तो ये गलती भी बड़ी गलती हुई है अजीत जी। ये देखिए, अब हम लोग जैसे आरजेडी कैसे हारी अपनी सीटें, उस पर हम लोग एनालिसिस अगर कर रहे हैं तो उसमें एक फैक्टर सीमांचल कोशी वो छोड़ वहां से हम लोग इधर आए। 1,98,823 मत आए अवध बिहारी चौधरी को और 2,93,651 मत, मतलब ये मान लीजिए कि 4,90,000 के करीब मत हो जाते हैं और वो 3,86,000 लाख के चुनाव जीत गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तो हिना साहब का मामला वैसा ही था जैसा पप्पू यादव का मामला था, एकदम सिमिलर केस था कि यहाँ भी हिना साहब को नहीं न टिकट देना है न उनको जीतने देना है। तो उस हिसाब से आरजेडी ने अपनी राजनीति की और उसका नुकसान कई जगह हुआ। देखिए, कई जगह हिना साहब का मामला हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि उनके साथ की क्या खुन्नस पता नहीं क्या हुई और आगे 2025 के चुनाव में उसका क्या इम्पैक्ट होगा। और ये आपने ठीक कहा कि लचीलापन जो है ना, जो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी जो हम बार बार जब से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं हम कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी से लोगों को सीखना चाहिए, हमेशा से सीखना चाहिए। किस तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया गया, किस तरह से हरियाणा में जरूरत हुई तो दुष्यंत चौटाला को उप मुख्यमंत्री बना करके सारे विभाग दिए गए, कैसे एकनाथ शिंदे को सीएम ही बना दिया गया सीधे, जबकि वो सिंपल सरकार में डिप्टी सीएम बन के खुश हो रहे थे। तो ये जहां जरूरत होती है वहां कैसे कॉम्प्रोमाइज करना। अभी भी देखिए कैसे टिकट दे दिया, चूंकि सीट जीतनी थी। धनबाद में धुल्लू मर्दों को टिकट दे दिया। जौनपुर में धनंजय सिंह से बात की। इस बात देखिए, चुनाव हार जाना अलग बात है, लेकिन कोशिश की बात, धनंजय सिंह से बात की, राजा भैया से बात की। इन तमाम चीजों को भूल गए कौन क्या है क्या नहीं है। और आप ठीक कह रहे हैं, यदि आज पप्पू यादव तैयार हो जाए तो रंजीत रंजन मंत्री हो जाएंगी और पप्पू यादव सांसद रहेंगे और किसी को कुछ नहीं, कोई नुकसान भी नहीं होना है। ऐसा अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार होती तो उनकी राज्यसभा चली जाती, लेकिन आज तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, जो रिजाइन करेगा उसको फिर वापस मिल जाएगी सीट। तो ये लचीलापन जो हम लोग देख रहे थे, वो स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई तेजस्वी यादव ने, जो कि उनमें होनी चाहिए। कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना है, एक कदम पीछे हटना है, 2 कदम आगे बढ़ना है। देखिए, उन्होंने जो अलायंस बनाया उसमें भी बहुत देरी हुई। एक तो मुकेश सहनी की तरफ से भी देरी हुई, लेकिन जब मुकेश सहनी आए तो पिछली बार जिन 3 सीटों पर लड़े थे उन 3 सीटों को छोड़ दिया गया, उन 3 सीटों पर उनको नहीं विचार किया गया, उनको दूसरी नई सीट दी गई।
भाई पिछली बार जिन 3 सीटों पर लड़े थे वहां उनका कुछ आधार होगा, कुछ उन्होंने लोग बनाए होंगे, अगर उन पर आप उनको एडजस्ट करिए जो पिछली बार वो लड़े थे, तो वो नहीं। 3 नई सीटें रैंडम आपने 3 नई सीटें उठा के दे दी, गोपालगंज दे दिया। जब गोपालगंज लालू यादव का पर क्यों नहीं लालू यादव लड़े जब उनका गृह जिला है, अपनी पार्टी का कैंडिडेट लड़ाते वहां। तो आपने एकदम रैंडम उठा करके पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और झंझारपुर सीट दे दी। राजेश कुशवाहा आपकी ही पार्टी के नेता, उन्हें लड़ाना ही था तो आप खुद लड़ते। आप खुद लड़ते, उन्हीं को लड़ाते और इनको दूसरी सीट देते। मान लीजिए कि जब मुजफ्फरपुर पिछली बार लड़े थे, आप कांग्रेस से बात करते कि भाई मुजफ्फरपुर सीट हम देंगे मुकेश सहनी को, तो जब वो लड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर और राजभूषण चौधरी पहले उन्हीं के टिकट से लड़ा था, इस बार अब वो बीजेपी से लड़ रहा है, इनको लड़ाने का एक इम्पैक्ट होगा। तो ये सब चीजें जो होती है, कोऑर्डिनेशन की भी कमी है, एक देखिए एक स्ट्रेटजी की कमी हो गई, एक आपकी जिद, निजी खुन्नस, आप आड़े आ गया आपके बड़े पॉलिटिकल गेम में। आप आज अगर 8 सीट 9 सीट जीते होते तो आपको बड़ी कुर्सी मिलती ना, आप इंडिया ब्लॉक में भी आपकी पूछ होती, अगर आप 10 सीट जीत करके गए होते। आप 4 सीट है आपके पास, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को कोई नहीं पूछ रहा वैसे आपको भी कोई नहीं पूछेगा। और हमको तो खूब ध्यान है लालू यादव का स्टेटमेंट जो उन्होंने 2009 में दिया था, जब 2005 में 4 के चुनाव में उनकी 25 एमपी जीते थे, वो डिक्टेट करते थे दिल्ली की पॉलिटिक्स। जब 2009 में उनकी पार्टी के सिर्फ 5 एमपी जीते और वो दिल्ली की गलियों में भटकते रहे, कोई कांग्रेस का बड़ा नेता उनसे नहीं मिला, न उनकी पार्टी का समर्थन लिया गया, न उनको मंत्री बनाया गया, तो वो ये कहते हुए लौटे थे कि दिल्ली में शक्ति की पूजा होती है, शक्ति की पूछ होती है, ताकत की पूछ होती है। तो ताकत बनती है आपकी, पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी तेजस्वी यादव की, कि हम अपनी ताकत बढ़ाएं, हमारा 8, 10, 15, 12 एमपी जीते, और उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करे। तो आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई लचीलापन नहीं दिखाया, आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आपने कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया सहयोगी पार्टियों से, और इसका नतीजा हुआ ज्ञानेश्वर जी, हम लोग वाल्मीकि नगर से चर्चा कर रहे हैं, वो सीट आप किस तरह से हारे, वहां से लेकर के आपका अलायंस पार्टनर तीनों कैसे सीट हार गया, आप सिवान कैसे हार गए, आप पूर्णिया कैसे हार गए, पूर्णिया की वजह से आप अररिया कैसे हार गए। ये 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर आप चर्चा, जिन पर कैंडिडेट अच्छा दिया गया रहता। मोतिहारी कैसे हार गए, पूर्वी चंपारण, तो आप चुनाव जीत सकते थे। और आज चुनाव जीत करके अगर 8-10 एमपी के साथ आप आए रहते तो आपकी पूछ होती दिल्ली में। तो आपने अपना नुकसान किया है। पॉलिटिक्स किस बात की, पॉलिटिक्स तो में सब हर नेता पहले अपना इंटरेस्ट आगे रखता है, अपना ईगो जितने लोग आगे रखेंगे, अपना ईगो, अपनी निजी खुन्नस, इन सब चीजों को जितने नेता आगे रखे हैं उनका कोई भविष्य नहीं रहा है। ये लंबे समय के लिए भी तेजस्वी को समझ लेना चाहिए है कि फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेटजी, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। 2 कदम पीछे हटना पड़े तो हटना चाहिए है अगर फायदा मिल रहा है, तो ये चीजें आगे की, अभी चूंकि उनको बहुत लंबी राजनीति करनी है तो ये ध्यान रखना चाहिए। पप्पू यादव जैसा आदमी, हिना साहब जैसा आदमी, ये लोग असेट है, ये पुराने लोग हैं जो बीजेपी को, जिन लोगों ने बीजेपी के मुकाबले लड़ाई में आरजेडी को हमेशा मजबूती दी है। जी चलिए, तो देखिए तेजस्वी यादव को समझना होगा, लचीलापन लाना होगा और बर्बाद करने की रणनीति से दूर जाना होगा। तो देखिए बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे, जो नतीजे आए हैं उनका डाटा क्रंचिंग हम लोग करेंगे लगातार। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।